जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी की फोर्थ वीडियो में आज देखेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो जिसमें सबसे पहले है हमारा ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी ऐसी जीडीपी है जिसमें कि जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी ली जाएगी, जो भी देश की जीडीपी रही है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, और उसमें से हम माइनस करते हैं जो हमने इस जीडीपी को तैयार करने के लिए हमने जो भी एनवायरनमेंट लॉस किया है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ली जाएगी और उसको माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो भी जीडीपी हुई है प्रोडक्शन से, जिसमें हमने एनवायरनमेंट को प्रदूषित किया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बहुत एक्सेस मात्रा में रिलीज़ किया, हमने वाटर को पोल्यूट किया, हमने एयर को पोल्यूट किया, तो इस तरह से जो भी लॉस किया हमने एनवायरनमेंट का, उस जीडीपी को बनाने के लिए उस एनवायरनमेंट लॉस को कैलकुलेट किया जाता है और उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको माइनस करते हैं उस देश की मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी से। तो जितनी भी टोटल मॉनेटरी वैल्यू बचेगी जीडीपी की उसको बोलेंगे ग्रीन जीडीपी, कि एक ग्रीन जीडीपी है। इस जीडीपी से आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ एनवायरनमेंट पे, जब आप माइनस कर देंगे उस वाले लॉस वाले पार्ट को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भूटान के किंग है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। उनका ये मानना है कि जो हैप्पीनेस के लिए आपके 4 पिलर्स होने चाहिए। इन 4 पिलर्स को मेज़र करके आप नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा फर्स्ट। तो अगर डेवलपमेंट आप सस्टेनेबल तरीके से करते हैं, यानी कि जो भी रिसोर्सेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हो आज की डेट में डेवलपमेंट के लिए, वो इस तरह से यूज़ करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज एज इट इज़ बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ना कि आज ही हम रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें अपने हितों के लिए और फ्यूचर के लिए कुछ ना बचे, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के साथ आपने इतना भी खिलवाड़ नहीं करना है। तो एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी कंजर्वेशन करनी है, ठीक है। और थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। हम जैसे डेवलप हो रहे हैं, हम नई नई चीज़ें छू रहे हैं, तो जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो प्रिजर्व होनी चाहिए। अगर वो प्रिजर्व है तो वो आपको इस जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में रिफ्लेक्ट होंगी। और फोर्थ है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस भी इसमें रोल प्ले करती है। तो ये 4 पिलर्स हैं: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स रहेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के, जो कि किंग ऑफ भूटान ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। नेक्स्ट है आपका कार्बन क्रेडिट, जो कि एक फाइनेंशियल यूनिट होती है। कार्बन क्रेडिट, ये जब हम 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। 1 कार्बन क्रेडिट जो आपको अवार्ड के रूप में दिया जाएगा, तो उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है जो कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसी प्रोडक्शन करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज़ हो रही है और जो आपकी लिमिट से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो एमिशन, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट परचेज करना पड़ेगा। जिसके पास कार्बन क्रेडिट होगा तो उससे कार्बन क्रेडिट परचेज करना पड़ेगा, और फिर उस 1 कार्बन क्रेडिट से आप 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकते हो एनवायरनमेंट पे। अगर आप एनवायरनमेंट से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरह से ये मार्केट बेस्ड अप्रोच है। किस लिए है? फॉर कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस एमिशन। ओके, तो जो इसमें एमिशन रिडक्शन इसका हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, और अगर एमिशन रिडक्शन में आपका रोल रहता है तो आपको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। वही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। नेक्स्ट है आपका कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स में क्या आता है कि जब आप ऐसी गुड्स की कंजम्पशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं जो कि हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, तो उन गुड्स का कंजम्पशन या प्रोडक्शन करने पे आप पे कार्बन टैक्स लगेगा। तो ये कार्बन टैक्स किस पे लगेगा? इन दोज गुड्स विच एमिट हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल, डीजल, कोल। जब ये बर्न होते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करते हैं, तो
ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने पे, ऐसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ कार्बन टैक्स। क्या स्टेटस है इंडिया का इसके ऊपर? तो इंडिया में फ़िलहाल कार्बन टैक्स नाम से कोई इस तरह से टैक्स नहीं है, एक्सप्लिसिटली कोई कार्बन टैक्स नहीं है इंडिया में, लेकिन इम्प्लिसिटली अगर देखा जाए तो ये अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको भर भर के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिलेगी और स्टेट लेवल पे भी वैट मिलेगा और सेल्स टैक्स मिलेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जिससे आप देखेंगे कि हर स्टेट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि सभी स्टेट्स के अपने अपने टैक्स रेट हैं, तो वो अलग अलग से वैट लगाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिसके चलते जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो ये वहाँ पे एज ए कार्बन टैक्स ही वो हमसे वसूला जा रहा है। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स जो ये इम्पोज किया गया है किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन द्वारा। यूरोपियन यूनियन एक यूरोप की एक यूनियन है जिसमें कि मैक्सिमम कंट्रीज़ जो यूरोप की है वो इसमें सम्मिलित हैं। तो उन्होंने ये प्लान किया है कि 2026 से इसको फुल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उनका कहना है कि जो भी कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं, जब उनकी कंट्रीज़ में इन कार्बन इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट होगा तो वो उस इंपोर्ट पे हायर इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे। तो कार्बन इंटेंसिव गुड्स कौन सी हुई? जैसे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र, आयरन, स्टील, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको प्रोड्यूस करने में, उनको जिनकी प्रोडक्शन करने में हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कार्बन इंटेंसिव गुड्स। तो इन पे हायर अमाउंट ऑफ इंपोर्ट टैक्स लगाएंगी कौन? यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो। तो ये इनकी फुल इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? 2026 से होगी। लेकिन जो बेसिक कंट्रीज़ हैं, बेसिक कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ आती है आपकी, जो एक एनवायरमेंटल ग्रुप है। तो ये ब्रिक्स के साथ आप इसको मिक्स मत करना, क्योंकि ब्रिक्स अलग है और ये बेसिक है। बेसिक इसमें 4 जो आपकी लार्ज एंड रैपिडली डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के नाम से जानी जाती है, जो कि रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आती हैं। तो ब्लॉक ऑफ 4 कंट्रीज़ है, जिसमें आपका ब्राज़ील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, जो कि अपने आप को बोलते हैं कि हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो इनका कहना है कि जब फर्स्टली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो यूरोप में ही हुआ, तो इन्होंने एनवायरनमेंट से बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाया। ठीक है, इस पृथ्वी की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने, तो जिसके चलते आज ये डेवलप हो गए हैं। और हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो ये हमारे लिए रूल्स निकाल रहे हैं, खुद तो इन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो इसलिए जो बेसिक कंट्रीज़ है वो इसके अगेंस्ट है। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नेट ज़ीरो कार्बन। तो नेट ज़ीरो कार्बन कॉन्सेप्ट ये है कि जो टोटल एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर उतना ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो ये टारगेट रखा गया है कि जितनी हम एमिट करेंगे उतनी हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो हमारा जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको बोला गया नेट ज़ीरो कार्बन। तो नेट ज़ीरो कार्बन का जो टारगेट है वो डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड ये 2050 है, जबकि इंडिया का है 2070। रीज़न वही है कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, टाइम लगेगा। और इंडियन रेलवे का क्या है? 2030। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टारगेट्स हैं यहाँ पे नेट ज़ीरो कार्बन को अचीव करने के। नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग एक फॉल्स क्लेम होता है, जब कंपनीज़ इस तरह से क्लेम करती हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? सेफ़ है, साउंड है, तो और लेकिन वो होते नहीं हैं। वो बोलते कि एनवायरमेंटली ये सेफ़ है, साउंड है, एनवायरनमेंट में इसका कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से जब क्लेम करते हैं कोई कंपनी, लेकिन वास्तव में अगर ऐसा ना हो तो वो फॉल्स क्लेम हुआ। तो इस तरह के जो फॉल्स क्लेम किए जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन रिपेयर, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड शेयरिंग। इसका मेन मुद्दा रहता है कि हमें हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सेव करना है। तो हमारे रिसोर्सेज कैसे सेव होंगे?
ऐसे सेव होंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जब तक वो चल रहा है उसको चलाएं, जब उसमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ी तो उसको रिपेयर करके फिर से यूज़ करें, रिसाइकल करें, बार बार उसको यूज़ करें जब तक वो चल रहा है बढ़िया से, और जब वो ख़राब हो जाए तो उसकी रिफर्बिशमेंट करें, उसको ठीक करें, फिर से चलाएं। शेयरिंग करें, शेयरिंग यानी कि आपके घर में 2-3 लोग हैं, तो अगर किसी डिवाइस की ज़रूरत है सब तीनों को, तो हो सके तो शेयरिंग में यूज़ करें, एक डिवाइस यूज़ करें ताकि रिसोर्सेज की सेविंग हो। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि हमें बताती है कि रिसोर्सेज को सेव करना है। ठीक है, किस पे बेस्ड है ये? रिपेयर, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड शेयरिंग पे। दूसरी ओर रहती है लीनियर इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? टेक मेक एंड डिस्पोज। हम क्या करेंगे? एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेंगे, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर यूज़ करके उसको डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई रिसाइकलिंग नहीं हो रही, कोई रिपेयर नहीं हो रही, कोई रिफर्बिशमेंट नहीं हो रही, कोई शेयरिंग नहीं हो रही। तो ये लीनियर इकोनॉमी है, इसमें रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो ये इसको बोलेंगे लीनियर इकोनॉमी। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इकोनॉमी के जो हमने आज पढ़े। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।